नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में डिस्कस करते हैं हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स इकाई 5 में दी गए टॉपिक्स को लेकर। और जैसा कि आपने इसके सिलेबस को देखा होगा, आपको इस इकाई में मध्य प्रदेश और भारत की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। इस पर हम लगातार हमारी लेक्चर श्रृंखला चला रहे हैं और इस लेक्चर श्रृंखला के माध्यम से हमने इसके कई सारे टॉपिक को कंप्लीट भी कर लिया है। इसके नोट्स भी आपको लगातार टेलीग्राम पर हम शेयर करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको ज्यादा समय देखने में नहीं लगेगा और आपका जल्दी लेक्चर प्रिपेयर हो जा रहा है। दोस्तों, एग्जाम के लिए आप 100% अपनी प्रिपरेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। इस लेक्चर श्रृंखला के हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों संसद की व्यवस्था पर बात की थी। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से संसद का गठन होता है, लोकसभा की व्यवस्था देखी थी, राज्यसभा की व्यवस्था देखी थी, साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उपसभापति से संबंधित सारे प्रावधान आप लोगों ने देखे थे। पिछले लेक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की जो संसद है उस व्यवस्था में कोई भी सदस्य कैसे पहुंचता है और सदस्य बनने के बाद उसके क्या क्या काम, किस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। लेकिन उस लेक्चर में हम लोगों को एक और चीज समझना है दोस्तों, कि जैसे कि आने वाले समय में हम लोगों को अगले महीने में ही लोकसभा के चुनाव देखने को मिलेंगे। वोटिंग का पूरा प्रोसेस चलेगा। वोटिंग के बाद जीत हार का फैसला देखने को मिलेगा। 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा और उस रिजल्ट के बाद आप लोगों को यह समझ में आएगा कि कौन कौन व्यक्ति लोकसभा के सांसद बन गए, कौन कौन व्यक्ति लोकसभा के सांसद बनने से चूक गए हैं। अब जो लोकसभा का सांसद बनेगा वो किस रूप में काम करेगा वो तो आप लोग जान चुके हो, लेकिन उसके पास क्या उस सदस्य होने के नाते कोई विशेषाधिकार होंगे, और अगर होंगे तो वो विशेषाधिकार क्या होते हैं, वो सारे की सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे ही एक और करंट अफेयर में न्यूज देखी होगी आप लोगों ने आज, कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल क्या होता है, कैसे खत्म होता है, वो आप लोग जान चुके हैं पिछले लेक्चर में देखने के बाद। लेकिन अगर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य अब नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब वो सांसद नहीं है। अगर वो सांसद नहीं है तो उन्हें कौन से विशेषाधिकार सांसद के तौर पर मिलते थे जो अब उन्हें नहीं मिलेंगे, उन चीजों के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो ऐसे ही करंट अफेयर पर आधारित टॉपिक को इंक्लूड करते हुए आज का हमारा ये लेक्चर होगा दोस्तों, जिसमें हम इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो सांसदों के विशेषाधिकार, भले वो राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो, उनको सांसद होने के नाते अर्थात संसद का सदस्य होने के नाते कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने लोकसभा के बारे में बात की थी, राज्यसभा के बारे में बात की थी, अब कोई भी अगर विधेयक लेकर आते हैं तो इस पर यहां पर दोनों से पास करना उसको पड़ता है, फिर जाकर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप धारण करता है। लेकिन यहां कभी कभी किसी व्यवस्था को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, विवाद भी सामने आ जाते हैं, और उन विवादों को सुलझाने के लिए भी हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था जो है दोस्तों वो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में आपको यह व्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसमें हम राज्यसभा का, लोकसभा का एक साथ अधिवेशन देखते हैं। तो उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। सीधी सीधी हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे धन विधेयक के बारे में। हमको ये जानना पड़ेगा धन विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयकों पर विनिश्चय कौन करता है, कौन से विधेयकों को धन विधेयक में शामिल करना चाहिए, कौन से विधेयक को धन विधेयक में शामिल नहीं कर सकते। इन सब चीजों को लेकर व्यवस्था जो है वो यहां देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 की व्यवस्था के अंतर्गत। तो आज के इस लेक्चर में ये 3 टॉपिक हमारे बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की दृष्टि से भी और सिलेबस की दृष्टि से भी। तो इन टॉपिक्स को आप लोग न सिर्फ देखिएगा दोस्तों, बेहतर तरीके से इनको नोट कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि सिनॉप्सिस के तौर पर इनको आप नोट कर लें, ताकि सिनॉप्सिस के माध्यम से ये प्रक्रिया बार बार आप कभी भी शॉर्ट टाइम में दोहरा सकते हैं। क्लियर? चलिए तो शुरू करें इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले अनुच्छेद 105 की। और अनुच्छेद 105 कहता है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की व्यवस्था। अगर कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य है तो संसद के सदस्य होने के नाते उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, और वो विशेषाधिकार ही अनुच्छेद 105 के अंतर्गत की व्यवस्था में आते हैं। अब सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि ये विशेषाधिकार की जो हम बात कर रहे हैं, विशेषाधिकार होते क्या है।
विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वो विशेषाधिकार होते क्या हैं, पहले वो तो हमको समझ में आए, वो समझ लेंगे, फिर हम समझेंगे कि क्या है। क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि ये जो सांसदों के विशेषाधिकार हैं, वैसे ही विशेषाधिकार विधायकों के पास भी हैं। और ऐसे विशेषाधिकारों का आपको कोई व्यक्ति अगर ज्यादातर प्रयोग करते दिखाई पड़ता है ना, तो वो अरविंद केजरीवाल है। जब भी कोई भी बात करनी होती है या कोई भी बयान देना होता है, तो व्यक्ति क्या करता था, अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सत्र बुला लेते थे और वहां पर सत्र के भीतर बात कर लेके और आराम से बाहर खुले घूमते थे। तो ये चालाकी जो है वो अरविंद केजरीवाल में बहुत ज्यादा रही है, जो आपने देखा भी होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को तो पता है कि उनके क्या विशेषाधिकार हैं, लेकिन हमारे देश के अधिकतर विधायकों और सांसदों को नहीं पता कि उन्हें सदस्य के तौर पर कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह जानना है कि कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, और विशेषाधिकार जानने से पहले क्या जानना है कि विशेषाधिकार क्या है, किसको मिले हैं। तो देखिए, संसद के दोनों सदन जो है, इसमें जो होते हैं वो सांसद होते हैं, इन्हें। इसके अलावा हम बात करें, संसद की विभिन्न समितियां होती हैं, और इन समितियों के सदस्यों की बात कर लें, ये तीनों व्यवस्था हम यहां लें, दोनों सदन, समितियां और विभिन्न सदस्य, इन सभी को, चूंकि वो संसद के सदस्य हैं, इस रूप से कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, कुछ उन्मुक्तियां हैं, कुछ छूट प्रदान की गई है। ये विशेषाधिकार, ये उन्मुक्तियां, ये छूट ही अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सांसद सदस्य के विशेषाधिकार के अंतर्गत शामिल होता है। लेकिन ये जो विशेषाधिकार, जो उन्मुक्तियां, जो छूट दी गई है 105 के तहत, ये असीमित नहीं है। ये असीमित नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति को तभी तक मिल सकती है जब तक कि वो सदन का सदस्य है। अगर वो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है तो उसे वो विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मनमोहन सिंह जी की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल समाप्त हो गया। अगर मनमोहन सिंह जी के राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो अब वो सदस्य नहीं है। अगर अब वो सदस्य नहीं है तो सदस्य होने के नाते उन्हें अनुच्छेद 105 के तहत जो अधिकार मिले थे वो अब उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। तो ये याद रखिएगा कि जो विशेषाधिकार हैं वो तभी तक मिलेंगे जब तक कि कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य है। अगर वो सदस्य नहीं है तो उसके विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। बराबर। चलिए, इसके बाद हम बात करें कि विशेषाधिकार के स्रोत क्या है ना, कहां से आखिर ये विशेषाधिकार आते कहां से, इसका स्रोत क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है। विशेषाधिकारों की व्यवस्था के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया, बल्कि हमें ये अलग अलग स्रोतों पर आधारित दिखाई पड़ते हैं और व्यवहार में हम इनके 5 स्रोत देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हम इन स्रोतों को देखते हैं। दूसरा, हम लोग संसद के द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के अंतर्गत हम इन स्रोतों को देखते हैं। इसके अलावा हम दोनों सदनों के नियम की व्यवस्था में इसको देखते हैं। संसदीय सम्मेलन जो होते हैं उसके अंतर्गत हम इसको देखते हैं। और इन सब के अलावा जहां पर संविधान किसी विषय पर मौन होता है, वहीं प्रस्तावना का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्याकार होती है, उसकी व्याख्या करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायिक व्यवस्था ने उसकी समय समय पर व्याख्याएं की हैं। उन व्याख्याओं के अनुरूप भी कहीं हम इनके स्रोतों को देखते हैं। तो जब भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये विशेषाधिकार जो हैं ये कहां से आते हैं, इनका स्रोत क्या है, तो बोले पर्टिकुलर कोई एक निश्चित कानून व्यवस्था इनके लिए नहीं है, बल्कि हम इनके अलग अलग 5 आधार देखते हैं। और वो आधार ये होते हैं दोस्तों। बराबर। जब आप लोगों को ये पता चल गया कि क्या है, जब आप लोगों को ये पता चल गया कहां से आते हैं, तो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले संसद में बोलने की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा एक बात कि संसद में जब किसी भी मुद्दे पर बहस चल रही होती है तो कोई भी सांसद किसी भी हद तक जाकर कुछ भी बोल देता है। उसकी बोलने की स्वतंत्रता जो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में है दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो उसे संसद में बहुत हद तक मिली हुई है। तो कोई भी सांसद सदन में अगर बोलता है तो उसे बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, और ये व्यवस्था हमारे देश में मौजूद है। उसके बावजूद आप लोगों ने राहुल गांधी को सुना होगा बार बार, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता। अरे भाई, तुझे बोलने से रोकता कौन है? बोलो जितना बोलना है, लगातार बोलिए, लेकिन ढंग का तो बोलिए। ऐसा बोलिए ना जिससे सदन की मर्यादा बनी रहे, जिससे किसी के बोल सकते सदन की मर्यादा का उल्लंघन ना हो। अभी सदन की मर्यादा क्या होती है हम उस पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आप बोलेंगे वो आप एक सीमा के भीतर बोलेंगे, उस पर कुछ ना कुछ सीमाएं भी हैं, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता है,
राहुल गांधी जो बार बार बाहर आकर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, कभी कभी तो ये बोलते जिस दिन मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। कई बार बोले, ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु यहाँ समझने वाली बात है कि आप बाहर आकर इस बात का रोना मत रोइए कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। आपके पास पर्याप्त समय, पर्याप्त व्यवस्थाएं होती हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने समय पर बोलना पड़ेगा, नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। सीमाएं की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 118 सीमा लगाता है। क्या बोला गया है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार और संसद के नियम व प्रक्रिया के अधीन आप काम करेंगे। आपको बोलने दिया जाता तो आप कुछ तो भी उठपटांग बोलेंगे, कभी आप आंख मारेंगे, कभी आप गले मिलने लगेंगे, ये सब चीजें संसद में नहीं चलती भाई। तो आपको अगर बोलने का अधिकार दिया गया, आपकी प्रक्रिया निश्चित है, तो आपको सीमाओं में रहकर ही बोलना पड़ेगा, तब जाकर आपकी व्यवस्था है। तो यहां पर समझिए कि अनुच्छेद 118 जो है वो इस व्यवस्था पर कुछ सीमाएं लगाता है, और क्या कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ही, संसद के नियमों के अनुसार ही, प्रक्रियाओं के अधीन रहकर आप बोलेंगे। ऐसी चीजें आप नहीं बोलेंगे जिससे कि पीठासीन अधिकारी की या उस सदन की जो भी गरिमा है उसका उल्लंघन होता हो, उसकी अवमानना होती हो। इसके अलावा 121 नंबर आर्टिकल जो इसको लेकर बात करता है, कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से प्रतिबंधित हैं। मतलब आप सदन में ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट के आचरण पर कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। जब भी इसको लेकर कोई बात होगी तो जब इसको हटाने की प्रक्रिया थी तब की जाती, वो अलग सेक्शन है। परंतु यहां पर ये समझिएगा कि आर्टिकल 121 सीधे सीधे इन पर टिप्पणी करने, चर्चा करने, आचरण को देखने पर प्रतिबंध लगाता है। क्लियर है कि नहीं है? और हमारे देश का तो एक अलग सिस्टम अभी वर्तमान में चल रहा है। कहा जाता है कि लोकतंत्र मर रहा है, सब कुछ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र मर रहा है, ये बोलने के लिए भी आपके पास पावर है, आप बोल रहे हैं ये भी, उसके बावजूद आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि लोकतंत्र जो है हमारा देश में खत्म हो रहा है। दूसरा सेक्शन एक और हमें देखने को मिलता है कि हम लोग कई बार विपक्ष के नेताओं को हमारे देश में ये बोलते दिखते हैं कि हम बदले की कार्यवाही करेंगे। अब आप लोगों ने अगर कुछ दिनों पहले विपक्ष के एक बड़े नेता का बयान सुना होगा तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि सरकार तो बदलेगी, जिस दिन हमारी सरकार आएगी तब हम ईडी को बताएंगे, तब हम इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। मतलब तुम विपक्ष में हो, तुम लोकतंत्र की बात करते हो, तुम चुनाव की व्यवस्था में जा रहे हो और तुम इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक व्यवस्था पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हो। ये सीधे सीधे एक संवैधानिक व्यवस्था की अवमानना मानी जानी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था, लोकतंत्र का आधार इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क कर देते हो। तो ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं हमें व्यवस्था से बचना चाहिए। जो भी हम लोग कहते हैं संसद में, वो हमें तब कहना चाहिए जब हमको ये पता हो कि इससे किसी भी स्तर पर सदन की अवमानना नहीं होगी। इसी प्रकार से एक और विशेषाधिकार है, वो है गिरफ्तारी से मुक्ति। दीवानी मामलों में, दीवानी और फौजदारी, हमारे यहाँ पर जब हम कानून की बात करते हैं ना, तो कानून दो प्रकार के हमें दिखाई पड़ते हैं, एक फौजदारी और एक दीवानी। जब हम दीवानी मामलों की बात करते हैं तो ये वो होते हैं जो कि जैसे तलाक के मामले हो गए, संपत्ति के मामले हो गए, उत्तराधिकार के मामले हो गए, ये सभी के सभी किसमें आते हैं? दीवानी मामलों में आते हैं। और इसके अलावा चोरी, डकैती जैसे जो आपराधिक मामले हैं वो मामले अलग होते हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारे देश में कानून को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है, ये प्रारंभ से ही हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में गिरफ्तारी से भी संसद सदस्यों को कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है और कितने समय के लिए? तो याद रखिए, जो दीवानी मामले होंगे ऐसे, इन मामलों में गिरफ्तारी पर रोक होगी। कब होगी गिरफ्तारी पर रोक? जब सदन चल रहा है उसके दौरान, सदन के खत्म होने के 40 दिन बाद और सदन के 40 दिन पहले। ये 40 दिन का आंकड़ा याद रखिएगा, इस बीच में व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। 40 दिन पहले, 40 दिन बाद और सदन के दौरान गिरफ्तारी नहीं कर सकते। इसके बावजूद अगर ऐसे किसी मुद्दे पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी जरूरी है तो संबंधित व्यक्ति सदन के अध्यक्ष को, जो सभापति है, अध्यक्ष, उसको इस बात की सूचना देगा कि हम इस वजह से संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन ये मामले सिर्फ दीवानी तक है। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो वहां पर गिरफ्तारी हो सकती है। संसद परिसर के बाहर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसी कोई इश्यू नहीं। लेकिन वो आपराधिक मामलों में, दीवानी मामलों के संदर्भ में सदस्यों को संरक्षण होता है। तीसरा है कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक का अधिकार। संसद में जो भी कार्रवाई होती है उसकी पारदर्शिता लोगों तक होनी चाहिए, मतलब लोगों तक उसकी जानकारी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक का अधिकार भी है सदन को। चाहे तो आर्टिकल 105 के क्लॉज 2 के तहत सदन के सदस्य के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को सदन की कोई रिपोर्ट,
चर्चा आदि प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इस संबंधी अधिकार भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर संबंध पे जो प्रकाशन उसको रोकने की व्यवस्था पर जा सकता है। इसके अलावा अगला जो अधिकार है दोस्तों वो है अजनबियों को बाहर करने का अधिकार। अजनबी मतलब जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को आप सदन के बाहर कर सकते हो और ऐसा अधिकार सदस्य के पास होता है। लेकिन अगर हम सदन के सदस्य की बात करते हैं तो देखिए सभापति जो होते हैं वो सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन आप उनको बाहर नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो आकर बोलता है, मौजूद रह सकता है, ये उसका अधिकार है, आप उसको बाहर नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को छोड़ दें जिसको अनुमति है, जिनको अनुमति नहीं है और सदन के सदस्य नहीं, उनको आप बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा मतदान की स्वतंत्रता है आपके पास। जब भी कोई प्रस्ताव पास करना पड़ते हैं तो उसके लिए सदन में वोटिंग होती है। जब सदन में वोटिंग होती है तो सबको उस पर वोट देने का अधिकार है। कोई व्यक्ति नहीं देना चाहता है तो वो न दे, देना चाहता है तो वो पक्ष में देना चाहता है कि विपक्ष में देना चाहता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता होती है। इसके बाद सत्र के दौरान गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मतलब सत्र चल रहा है और किसी मामले में गवाही के लिए व्यक्ति सदस्य को बुलाया जाना है तो ऐसे में उसको बाध्य नहीं कर सकते आपको जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा सदन की अवमानना पर दंड देना। दोस्तों ये वाला अधिकार जो है ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक सामूहिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। हम सदन के पूरे अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों के तौर पर भी देख सकते हैं और इनको सामूहिक अधिकार भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत अधिकार तो हम लोगों ने सारे देख लिए, लेकिन सदन की अवमानना पर दंड देने का अधिकार किसको होगा? जो सदन का अध्यक्षता कर रहा होगा उसको होता है अधिकार। तो ये सामूहिक अधिकार की श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है। अब यहां पर सदन की अवमानना करने पर दंड के तौर पर आप उसको निष्कासित कर सकते हैं, उसको आप भगा सकते हैं, कुछ समय के लिए प्रतिबंध कर सकते हैं। ये आपने समय समय पर देखा भी होगा, जब संसद के सदस्य जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हंगामा मचा देते हैं तो इससे सदन की अवमानना होती है। ऐसे में लीडर ऑफ द हाउस जो होता है, मतलब अध्यक्ष की मैं बात कर लेता हूं, जो नेतृत्व करता होता है, वो क्या करता है कि कुछ समय के लिए सदस्यों को भगा देता है वहां से। हमने देखा कि पुराने समय में कई सारे लोगों को इसको लेकर वंचित किया गया था। लेकिन ये तो पता हो कि सदन की अवमानना का मतलब क्या होता है। तो देखिए, घूस देना हो, डराना हो, गलत ढंग से कार्यवाही का प्रकाशन करना हो, अध्यक्ष के चरित्र पर टिप्पणी करना हो, सदन को गुमराह करना हो, निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो, ऐसे कार्य करने वाले की व्यवस्था को हम सदन की अवमानना कहते हैं। अब जैसे राहुल गांधी हमेशा एक बात को लेकर चर्चा करते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं देते। इसका मतलब वो निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं और ये सदन की अवमानना है। ऐसे ही उन्होंने एक बार क्या किया था, पेपर को फाड़ दिया था। किसके? सभापति के मुंह पे पेपर को फाड़ दिया था। ये क्या है? सदन की अवमानना है। और इसके अलावा सदन को गुमराह करने के लिए गलत चीजें करना, ये अवमानना है। ऐसे ही आपने आम आदमी पार्टी के एक सांसद की एक गतिविधि देखी थी कि उसने क्या किया था कि वोटिंग में गलत तरीके से नाम ले लिए थे, हस्ताक्षर करवा लिए थे। वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से सदन की अवमानना है। इसको लेकर सदन का अध्यक्ष कार्रवाई कर सकता है संबंधित व्यक्ति के ऊपर, सदस्य के ऊपर। याद रखिएगा, ये सामूहिक विशेषाधिकार में आता है। तो ये सभी के सभी क्या रहे दोस्तों? ये सभी संसद सदस्यों के विशेषाधिकार थे। इसके अलावा हम लोगों को जो अगला टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या करना है? आर्टिकल 108। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कभी कभी कि सदन की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कभी कभी कुछ विवाद आ जाते हैं। जब सदन की इस व्यवस्था में कभी कभी आपको कुछ विवाद देखने को मिलते हैं तो इन विवादों में विवाद लोकसभा राज्यसभा के होते हैं। और वो विवाद कैसे आते हैं? जैसे मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों यहां पर व्यवस्था है। अब कोई प्रस्ताव लोकसभा में गया, लोकसभा ने उसको कर दिया पास, राज्यसभा ने उसको रोक दिया, ये एक विवाद हो गया। दूसरी बात आ गई कि लोकसभा ने उसको कर दिया पास, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन उस पर क्या किया? कुछ संशोधन बताए और वो संशोधन इसने क्या कर दिए? माने नहीं। तो ऐसे संबंध में भी विवाद आ गया। तीसरा विवाद है, इसने पास कर दिया, दूसरा सदन उसको कितने महीने तक, लगभग 6 महीने तक रोक कर रखता और कोई उत्तर नहीं देता। ये तीनों कंडीशन बन गई। कितनी कंडीशन बन गई? 3। ऐसी कंडीशन में विवाद की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है और इसको सुलझाना जरूरी होता है यदि वो जिस भी चीज पर बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय का रुख किया जाता है कि उनसे आशा की जाती है कि वो इस पर कुछ करें। तो राष्ट्रपति महोदय ऐसे किसी भी मुद्दे को लेकर किस चीज का आह्वान कर देते हैं? संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर देते हैं और कहते हैं कि दोनों के दोनों सदन
ये एक साथ बैठिए और एक साथ बैठकर इस पर चर्चा कीजिए और चर्चा करने के बाद उसका हल निकाला जाता है। तो ऐसे किसी भी विवाद के समय पर आप संयुक्त अधिवेशन की गतिविधि की व्यवस्था को देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। लेकिन इसको बुलाने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति की अनुमति के साथ इसका आयोजन होता है। लेकिन जब भी संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। जब वो नहीं होता तो उपाध्यक्ष की व्यवस्था को यहाँ देखा जाता है। और संयुक्त अधिवेशन जो है दोस्तों वो हर एक मुद्दे पर नहीं लाया जा सकता। जहां पर विवाद की व्यवस्था होती है उन परिस्थितियों में ही संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। हर एक परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता। जैसे कि अगर हम धन विधेयक की बात करें, अगर हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करें, ऐसे कुछ विधेयक होते हैं जो अलग अलग सदन से पास होना जरूरी होता है, तो उनके संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन दोस्तों नहीं लाया जा सकता। हमारे देश में अगर हम देखें 3 बार जानकारी मिलती है कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था आई थी। जैसे कहा जाता 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को लेकर, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के निरसन को लेकर और 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम को लेकर हमें संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा हम नहीं कह सकते कि संयुक्त अधिवेशन जैसी व्यवस्था लाई जाती हो। एक प्रकार का संयुक्त अधिवेशन आपको एक समय और देखने को मिलता है, लेकिन उसको आप लोगों को समझना है कि उसका संबंध इससे नहीं है। जैसे मान लीजिए बजट का सत्र होगा, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक साथ बैठक करवा ली जाती है। तो ऐसे कुछ चीजों को लेकर भी हम करते हैं, परंतु उसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था हम लोगों ने देखी कि जब भी किसी भी प्रकार के विधेयक को लेकर लोकसभा राज्यसभा के अंदर विवाद होता है, तो उस विवाद के समाधान के लिए राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और इन समय पर हम संयुक्त अधिवेशन लेकर आए हैं। संयुक्त अधिवेशन के बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को देखने को मिलता है, वो अनुच्छेद 109 और 110 का है। अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है और 109 में प्रक्रिया दी गई है। आप लोग अगर पहले संविधान पढ़े हैं तो आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए ये मुद्दा होता है धन विधेयक का। धन विधेयक का ये मुद्दा होता है। हम लोग एक और विधेयक की यहां पर बात करते हैं दोस्तों, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त समझ रहे होंगे, पैसे संबंधी बात हो रही है और धन में भी पैसे संबंधी बात हो रही है। लेकिन यह व्यवस्था ये होती है ऐसी वाली, ये होता है धन विधेयक और ऊपर हम लेंगे वित्त विधेयक। मतलब हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि वित्त विधेयक क्या है, आय व्यय से संबंधित विधेयक को हम लोग वित्त विधेयक के अंतर्गत लेते हैं। और यहां पर यह भी याद रखिएगा कि वित्त विधेयक जो होता है वो धन विधेयक से भिन्न होता है। लेकिन हर धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है। जो हर धन विधेयक है वो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा। इनके बीच में एक छोटा सा अंतर है, वो अंतर हम लोग यहाँ देख लेंगे। वित्त विधेयक क्या है? आय व्यय से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। अगर वित्त विधेयक इसको कहते हैं तो धन विधेयक किसको कहते हैं? धन विधेयक किसको कहते हैं कि अगर किसी विधेयक में कर अधिरोपण करना, लगाना हो, हटाना हो, परिवर्तित करना हो, विनियमन करना हो, ऐसे विधेयक को हम लोग धन विधेयक कहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के लिए विनियमन से संबंधित हो, उसको हम धन विधेयक कहेंगे। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि या अभी उसकी अभिरक्षा करना हो, या ऐसी किसी निधि में धन जमा करने के लिए, धन निकालने के लिए जो विधेयक होगा वो धन विधेयक होगा। भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा के लिए कोई विधेयक लाया जाएगा तो वो धन विधेयक होगा। मतलब ये सभी के सभी विधेयक क्या होंगे? धन विधेयक होंगे। और इसकी पूरी व्यवस्था हम संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा जब हम इस पर बात करते हैं तो ऐसे विधेयक जो भारत सरकार की संचित निधि से धन विनियोग पर आधारित हो, जो संचित निधि पर भारत किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि को वृद्धि करता हो, या भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति, अभिरक्षा या इससे व्यय, या केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण करता हो, ये सभी के सभी विधेयक जो होते हैं वो किस में शामिल करते हैं? आप धन विधेयक में शामिल करते हैं। लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करेगा? इसका निश्चित करने का काम होता है दोस्तों
लोकसभा के अध्यक्ष का। अब इसका विनिश्चय करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि धन विधेयक की जब हम बात करते हैं, इसको लेकर समस्त पावर जो है वो लोकसभा के पास ही है और इसको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही इसे प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि धन विधेयक को तैयार किया जाता है, पूर्व अनुमति किसकी जरूरी है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की लगती है, उनके परामर्श के बाद ही यहां धन विधेयक आता है। और निश्चय कौन करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। सुनने का काम भी किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। इसके अलावा इसके सारे के सारे अधिकार लोकसभा के पास ही संरक्षित हैं। राज्यसभा के पास इसको लेकर क्या है? तो याद रखिएगा कि राज्यसभा केवल धन विधेयक को 14 दिन तक क्या कर सकता है? लेट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए लोकसभा में ही धन विधेयक पेश होगा सबसे पहले, तो लोकसभा में धन विधेयक गया, जब धन विधेयक लोकसभा में गया तो उसने इसको कर दिया पास। अब इसको देखने के लिए, विचार के लिए किसके पास भेजा? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा ने इस पर विचार करके यस कर दिया, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन राज्यसभा ने 14 दिन लेट कर दिया और राज्यसभा वापस नहीं देती है, तो जिस रूप में लोकसभा ने पास किया था उसी रूप में उसको पास माना जाएगा। मान लीजिए लोग राज्यसभा ने इस पर विचार करके कुछ संशोधन बताए। अब संशोधन जो बताए हैं वो इसको मानना है कि नहीं मानना, वो लोकसभा पर निर्भर करता है। लोकसभा चाहे तो उन संशोधनों को मान के इसमें बदलाव कर सकती है, और नहीं तो जैसा लोकसभा ने प्रारंभ में उसको पास किया था उसी वे में वो विधेयक पास होगा। इन सभी चीजों के चलते हम ये मान सकते हैं कि धन विधेयक पर सारे के सारे अधिकार जो होते हैं वो लोकसभा के पास ही आरक्षित हैं। कभी कभी कुछ लोगों का ये मानना होता है कि राज्यसभा चाहे तो धन विधेयक का जो प्रस्ताव है वो लौटाए ना, लौटाएगी नहीं तो विधान जो लोकसभा है वो क्या करेगी? राज्यसभा के पास भेजा, उसने लौटाया ही नहीं आपको, तो लोकसभा क्या करेगी? तो देखिए 14 दिन की मोहलत है, अगर नहीं लौटाते हो आगे जाकर तो रख लो, फोटोकॉपी दी थी आपको, ओरिजिनल हमारे पास है, जिस रूप में हमने पास माना था उस रूप में पास उसको माना जाता है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं कि राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में कोई अधिकार नहीं होते, सारे के सारे अधिकार किसके पास संरक्षित है? लोकसभा के पास ही है। अब यहां पर कौन से विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत नहीं शामिल होते ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से विधेयक? जैसे जुर्माने के या अन्य धन संबंधी शास्तियों के अधीन अधिरोपण संबंधी कोई भी अगर विधेयक होंगे वो धन विधेयक नहीं माने जाते। किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण करने के लिए, उसका उत्साहन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, विनियमन करने के लिए, परिहार करने के लिए अगर कोई उपबंध बनाया गया है तो वो धन विधेयक नहीं होता। अनुज्ञप्तियों के लिए या की गई सेवाओं के लिए अगर शुल्कों की मांग की जाती है तो उस संदर्भ में भी जो विधेयक होगा वो धन विधेयक नहीं होगा। तो धन विधेयक कौन सा विधेयक नहीं होता है वो भी आप लोगों को पता है, और धन विधेयक कौन सा विधेयक होता है वो भी आप लोगों को पता है। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी पता है कि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है, सारे अधिकार किसके पास संरक्षित हैं, और इस पर विनिश्चय किसका होता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है कि नहीं। सभी चीजों पर हम लोगों ने बात की। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने तीनों टॉपिक जो कवर किए हैं ये करंट अफेयर में चल रहे टॉपिक ही हैं दोस्तों, जहां पर हम लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनका गिरफ्तारी में रहते हुए सीएम के पद की बात करें, या फिर राहुल गांधी की कुछ दिनों पहले जब सदस्यता गई थी उसको बहाल किया गया, ये सारे के सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं इन सभी से। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 112 की, अनुच्छेद 114 की, 116 की, 120 की और 123 की। ठीक है, तो लगातार हमारी इस लेक्चर श्रृंखला से जुड़े रहिए। ऐसे लोग जो नए हैं, जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देखा है, हमारे लेक्चर सीरीज से पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं आप उनसे भी शेयर कर लें। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मूलभूत बातें हैं जो आपको हमारे देश के नागरिक होने के नाते, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के सदस्य होने के नाते पता होना चाहिए कि आपके प्रतिनिधि के क्या अधिकार हैं क्या नहीं है। बाकी सब चीजें हम लोग यहाँ जो डिस्कस करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।